गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा ही है। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसकी क्लास मोलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मा टेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्माटेसी और इसकी जीनस जो है वो माइकोप्लाज्मा है। और ये एक स्टीरोल रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया है, मतलब इसको स्टीरोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसके इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले लुइस पास्चर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने न्यूमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं उनको कल्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो उस टाइम न्यूमोनिया के बैक्टीरिया को कल्चर नहीं कर पाए। उसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था नोकार्ड और रोक्स ने 1888 में प्लूरल लिक्विड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स विद प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक एनिमल था। ठीक है, एनिमल इन्फेक्टेड था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से। उसका प्लूरल लिक्विड लिया और उससे आइसोलेट और कल्चर किया इन्होंने पीपीएल को। पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ही है। उसको पहले पीपीएलओ के नाम से जाना जाता था और आज के टाइम में उसको माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ही है। तो नोकार्ड और रॉक्स ने सबसे पहले पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा को कल्चर और आइसोलेट किया था और उसके बाद में इन्होंने इसका नाम माइकोप्लाज्मा रख दिया था। और पहले इसको पीपीएलओ नाम से जाना जाता था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में अगर हम इसके करैक्टर की बात करें कि कौन कौन से करैक्टर इसके दिखाई देते हैं, तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करना। सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, और विदाउट O2 सर्वाइव। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अगर हम इसको ऑक्सीजन ना भी दें तो उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और हेट्रोट्रोपिक मतलब कि इससे पहले भी हम बैक्टीरिया डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमने यही देखा था कि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो ऑटोट्रोपस भी होते हैं। उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसके थ्रू वो अपना भोजन खुद बनाती हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा हेटेरोट्रोपिक है, मतलब इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये अपना भोजन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, इसलिए हमने बोला हेटेरोट्रोपिक है। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरिया की। ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है बैक्टीरिया की। तो इसमें जो ये 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, ये 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। ये जो 3 लेयर हमें दिखाई दे रही हैं वो तीनों की तीनों लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया थे उनमें हमने यही देखा था कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है सेल वॉल। इसके अंदर 2 टाइप के आरएनए होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए, और दूसरा जो है वो है राइबोसोमल आरएनए। ये 2 टाइप के आरएनए मेनली माइकोप्लाज्मा के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं, प्लांट के केस में इसका डीएनए लीनियर होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, राउंड शेप होता है, गोल होता है, इस तरह से। ठीक है, और प्लांट के केस में कैसा होता है? प्लांट के केस में लीनियर होता है। इसके अलावा जो
इसमें माइकोप्लाज्मा के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। जैसे कि हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी नहीं पाई जाती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। मतलब इनके चारों तरफ कोई ना कोई जो लेयर है वो पाई जाती है जो कि एब्सेंट होती है इनमें। तो मेनली स्ट्रक्चर के अंदर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरएनए और डीएनए होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन वगैरह भी इसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसके साइज़ की। तो माइकोप्लाज्मा के साइज़ के बारे में, इसका साइज़ मेनली 1000 से 5000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट होता है। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बाकी के नॉर्मल बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं साइज में, और इस कारण जो बैक्टीरिया फिल्टर है, जो फिल्टर हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, वो बैक्टीरियल फिल्टर इस माइकोप्लाज्मा को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसमें से क्रॉस हो जाते हैं, पार कर जाते हैं। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके बाद इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इसमें पेनिसिलिन, सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें पेनिसिलिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, ठीक है, तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इस कारण पेनिसिलिन अपना कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करती। इसके अलावा इसमें पेनिसिलिन के अलावा वेनेकोमाइसिन और सिफेलोरिडिन, ये 2 मेडिसिन और होती हैं जो कि सेल वॉल पे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होने के कारण वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को नहीं मार सकती। इसके अलावा जो मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी मेडिसिन जो होती हैं वो माइकोप्लाज्मा पे इफेक्ट डालती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो मेनली माइकोप्लाज्मा पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, और अपना इफेक्ट शो करती है। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण जो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा प्लियोमॉर्फिक, ये एक कैरेक्टर है माइकोप्लाज्मा का। प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके एक से ज़्यादा रूप हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म पाई जाती हैं अपनी लाइफ में, तो उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो एक से ज़्यादा फॉर्म पाई जाती है, जैसे ये इरेगुलर भी हो सकता है, जैसे अमीबा होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती, तो वैसे भी हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है। इसके अलावा फिलामेंटस भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, किसी भी टाइप की शेप का हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बोला है प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर मतलब 3 लेयर, सबसे बाहरी, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ये 3 लेयर दिखाई दे रही है। ये तीनों लेयर के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम जो होता है वो होता है सिलेक्टिव परमिएबल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है जिसकी सेल्स को रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है। जिसकी सेल्स को जरूरत नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर नहीं आने देती, उसको बाहर ही रखती है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म में इसमें सोल्यूबल प्रोटीन, कोई ना कोई प्रोटीन तो होगा ही, तभी जो माइकोप्लाज्मा है वो रेप्लिकेट कर पा रहा है, ठीक है, हमें पता है रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। डीएनए, आरएनए, ठीक है, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, और सोल्यूबल प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है।
उसके बाद में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। जैसे बताया है पहले भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसमें जो डीएनए की बात करें तो डीएनए मेनली इसमें सर्कुलर होता है, राउंड शेप होता है, और प्लांट के केस में लीनियर होता है। सर्कुलर होता है और मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए इसमें मेनली दो टाइप के देखे थे हमने, राइबोसोमल आरएनए और दूसरा देखा था सोल्यूबल आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो मेनली 70S, उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो सोल्यूबल आरएनए होता है वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन मेनली 50 से 80% तक पाया जाता है। लिपिड 40%। आरएनए जो होता है वो मेनली 8 से 15% होता है ड्राई वेट। ठीक है, सेल्स के ड्राई वेट का 8 से 15% होता है। और जो डीएनए होता है वो मेनली 4 से 8% तक पाया जाता है। अब ये तो था इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें हम रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन के मेथड माइकोप्लाज्मा के अंदर 3 टाइप से होते हैं। जो सबसे पहला रिप्रोडक्शन मेथड है वो है फ्रैगमेंटेशन, सेकंड इज बाइनरी फ्यूजन, और थर्ड जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है कि जब कोई सेल, ठीक है, कोई मान लो एक सेल है, उस सेल में मान लो कोई कट लग गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, कोई कट लग गया, तो कट लगने के कारण क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रा का एग्जांपल देखा होगा, ठीक है, या अमीबा का देखा होगा। तो उसमें ये दिखाते हैं कि जो हाइड्रा होते हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक उसका जो पार्ट है, जो पीस टूटा है, वो पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेता है, जितने उसके टुकड़े हुए होते हैं, फ्रैगमेंट हुए होते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये कोई माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के हमने यहाँ पे 4 से 5 टुकड़े किए हैं, तो हर एक टुकड़ा फिर से एक नया माइकोप्लाज्मा बना देता है। ठीक है, ये है फ्रैगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन। उसके बाद में सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फ्यूज़न। बाइनरी फ्यूज़न में क्या होता है, इसमें एक माइकोप्लाज्मा सेल होती है। माइकोप्लाज्मा सेल्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बन जाती है। उसके बाद में सेल्स में एक खांच बनना स्टार्ट हो जाती है, जो बाहर से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। ठीक है, और ये खांच क्या करती है, ये खांच एक सेल्स को 2 सेल में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक डीएनए इस सेल में चला जाता है, दूसरा जो डीएनए है वो इस सेल में चला जाता है। लेकिन बाइनरी फ्यूजन में मेन फर्क यही होता है कि इसमें जो सेल डिवाइड होती है, यहाँ से जो खांच बनती है, उसके द्वारा 2 अनइक्वल साइज, मतलब असमान साइज की 2 सेल बनती है। इसमें एक सेल बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, दोनों सेल समान भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल बनेगी वो अनइक्वल बनेगी। कोई भी इनका जो साइज है वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। ठीक है, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। तो बाइनरी फ्यूजन में यही होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और 2 अनइक्वल साइज की, असमान साइज की 2 डॉटर सेल बना देता है, माइकोप्लाज्मा बना देता है। उसके बाद में थर्ड जो हमारा टाइप है वो है प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज क्या होती है, ये रिप्रोडक्शन टाइप पाया जाता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, जिसमें एक माइकोप्लाज्मा सेल्स, ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है वो एक माइकोप्लाज्मा सेल्स है। ठीक है,
और उस माइकोप्लाज्मा सेल्स के अंदर बहुत सारी प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये राउंड राउंड कलर से जो दिखाई दे रही हैं वो क्या है, प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज हैं। ये कैसी होती हैं, डार्क होती हैं कलर में, डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन, ठीक है, डार्क कलर की होती हैं। उसके बाद में जब बहुत सारी प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज सेल्स के अंदर बन जाती हैं, सेल्स की डेथ हो जाती है माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, तो उस टाइम जितने भी प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज बने हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद में क्या होता है, बाहर आने के बाद में ये अभी साइज में छोटी है, प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज जो है वो साइज में छोटी है। उसके बाद में ये ग्रोथ करती है और इंटरमीडिएट बनाती है, ठीक है, इंटरमीडिएट। उसके बाद में जब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ये अपना पूरा लार्ज साइज जो होता है वो गेन कर लेती है। जितना बड़ा इसका साइज होना चाहिए माइकोप्लाज्मा का, उतना बड़ा साइज ये अपना कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में एक नई माइकोप्लाज्मा सेल बन जाती है। उसके बाद में इस माइकोप्लाज्मा सेल्स के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो फिर से प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज बना ले इसकी तरह, या फिर वो बाइनरी फ्यूजन करें, ठीक है। अपनी पॉपुलेशन को ये सेल भी तो आगे इंक्रीज करेगी ना, तो इसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये प्राइमरी एलिमेंट्रीज बॉडी बना ले या फिर बाइनरी फ्यूजन बना ले। तो इसी के साथ जैसे यहाँ पे हमने 8 प्राइमरी एलिमेंट्रीज बॉडी बनाई है इस माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो ये 8 की 8 प्राइमरी एलिमेंट्रीज बॉडी आगे चल के 8 माइकोप्लाज्मा सेल्स बनाती है। हर एक एलिमेंट्रीज बॉडी एक नई माइकोप्लाज्मा सेल्स को जन्म देती है, ठीक है। तो ये मेनली 3 टाइप के रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन और प्राइमरी एलिमेंट्रीज बॉडी रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, मेनली डिजीज फैलाने, जब डिजीज को फैलाता है तो उस टाइम तो देखा जाता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो मेनली फ्लोएम को अफेक्ट करता है, ठीक है, फ्लोएम पे अपना इफेक्ट डालता है। फ्लोएम के जो ऑस्मैटिक प्रेशर होता है, उसकी पीएच होती है, उसको चेंज कर देता है। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन मतलब फैलता कैसे है, तो इंसेक्ट के थ्रू फैलता है, कीट पतंगों के थ्रू, और उसमें से भी लीफ होपर, ये एक इंसेक्ट है लीफ होपर, इसके द्वारा मेनली ये फैला जाता है। उसके अलावा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का होता है कि प्लांट वगैरह हम जब लगाते हैं उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम भी ये वाली डिजीज़ फैलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के फैलने के चांस होते हैं। उसके बाद में देखें कि कौन कौन सी डिजीज़ जो होती है वो प्लांट में फैलती है माइकोप्लाज्मा के थ्रू, तो स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है, लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, इसके बारे में हम प्रीवियस ईयर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा कैसे फैलाता है। इसके अलावा बिग बर्ड डिजीज़ ऑफ टोमेटो, येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि मेनली प्लांट के अंदर होती हैं। और कॉटन वायरसेंस, ये डिजीज़ भी मेनली प्लांट के अंदर माइकोप्लाज्मा के थ्रू फैलाई जाती है। उसके बाद में डिजीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ होती हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू फैलाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है वो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ठीक है, वेजाइना के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियल की ग्रोथ हो जाती है, तो उसके कारण भी जो फीमेल के अंदर डिजीज़ फैलती है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है, फीमेल्स के अंदर अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा इन्फेक्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये फैलता है, ये डिजीज़ होती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और कैंसर, कैंसर के भी इसमें बहुत सारे टाइप होती हैं, एक टाइप के नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप के जो कैंसर हैं वो मेनली माइकोप्लाज्मा के द्वारा एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर फैलाई जाती हैं। तो ये कुछ डिजीज़ के टाइप हैं जो कि मेनली माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाते हैं।
ये इतने ही डिजीज़ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ आपने देखी होगी जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा एनिमल्स में फैलाई जाती हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है।